Hello students, this is SR. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. हम लोग बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, डीआई की और इंग्लिश की। आज का जो क्लास है वो मैथ्स की अगली वाली प्रैक्टिस का है, यानी इससे पहले हम तकरीबन 3 इसके क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम आज जो लेकर आए हैं वो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं, उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है, जो बार बार उनकी कंडक्ट कराई हुई एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। आप इनको देखिए और आपको जरूर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये साबित होंगे। और इससे पहले जो हमने क्लासेस और ली हैं डीआई की, उनको भी अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि उनका स्टैंडर्ड जो आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड है उससे बिल्कुल भी कम नहीं है, उसी के लगभग आगे पीछे उनका स्टैंडर्ड रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से, तो कितने नाविक उस नाव में कितने सवार थे? 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। इससे इनके औसत भार में 800 ग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नए नाविकों का भार कितना होगा? ये आने वाले नए नाविक का भार कितना होगा, है ना। एक नाव में 10 नाविक थे, उसमें 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक कोई नया नाविक आ जाता है, तो औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाती है? 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया नाविक आया है उसका भार कितना है? कितनी बार ये हम अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं कि कभी किसी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और 12वां कोच आ जाता है तो उनके औसत आयु में परिवर्तन हो जाता है। कोई खिलाड़ी अपनी पारियों में कुछ रन बनाता है, एक पारी में वो सेंचुरी से ऊपर बना देता है तो पूरी पारियों का एवरेज बदल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम हम करवा चुके हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। इसमें 2 तरह होते हैं, एक तो आप बेसिक तरीके से इसको लगा सकते हैं और दूसरा तरीका आपको भी हम लगा कर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। जब 10 नाविक थे तो उनका 10 नाविक में से क्या होता है? 56 किलोग्राम का एक चला जाता। तो नाविक कितने थे? 10। जाता जो है उसका कितने केजी वेट था? 56 केजी था जाने वाले का। बहुत प्यार से इसको समझेंगे, आराम से समझेंगे। जाने वाले का वेट कितना था? 56 केजी। ठीक है, अब इसी जगह पे एक कोई नया आया। नया आने से जो भार में वृद्धि हुई है, वो कितने की हुई है? 800 ग्राम की। अब आप हमें ये बताइए, ये 10 नाविक हैं तो औसत भार में वृद्धि हुई है 800 ग्राम की, तो मतलब क्या हुआ? इन सभी का भार कितने ग्राम बड़ा होगा? 800 ग्राम, 800 ग्राम, 800 ग्राम, और सबका बड़ा होगा। देखो कैंडिडेट बड़े या घटे नहीं है, 10 थे, 10 में से एक जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तो कैंडिडेट कितने रहेंगे? कैंडिडेट 10 ही रहेंगे। बस हमें क्या है कि उसका एक जो गया उसका वेट बदल जाता है। वेट बदलने से 800 ग्राम, तो हम कहेंगे औसत में वृद्धि कितने की होती है? तो आप कहोगे 800 ग्राम की औसत में वृद्धि हो जाती है। 800 ग्राम की औसत में वृद्धि कितने की हुई? 800 ग्राम की। तो अगर हम 800 ग्राम की बात करें तो हर कैंडिडेट का वेट, हर नाविक का वेट 800 ग्राम बढ़ गया होगा, तो कुल मिला के वेट कितना बड़ा होगा? यानी कुल वृद्धि, अगर हम इसको लिखें, क्या लिखें? कुल वृद्धि तो कितनी हो जाएगी? आप भी जानते हैं, सबको आप बढ़ा दीजिए तो कितनी हो जाएगी? ये 8000 ग्राम हो जाएगी। दैट मीन्स केजी में कन्वर्ट करें तो कितने केजी हो जाएगी? 8 केजी। तो मतलब 10 नाविकों का जो भार बढ़ा है 800 ग्राम, तो औसत भार बढ़ा है, लेकिन टोटल भार बढ़ा है वो कितने किलोग्राम बढ़ा है? 8 किलोग्राम। तो 56 की बजाय वो नया जो नाविक है वो कितने का रहा होगा? 64 केजी का वो नया नाविक रहा होगा, तभी सभी का वजन बढ़ गया औसत। ठीक है ना, कितना सिंपल होता है। तो 64 केजी यहां पर आप लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हितेश 40 वर्ष का था, कितने, ये एज वाला सवाल है, यदि, और रेशियो भी दिया है, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष की है, तो जो हितेश है वो कितने का है? 40 इयर्स का है, और जो रोनी है, रोनी कितने की है? 60 इयर्स की है।
60 ईयर्स की है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा आप कुछ ट्रिक सोचो, कितने वर्ष पहले, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, कितने वर्ष पहले उनकी एज का अनुपात कितना था, 3:5। आप चाहो तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको कैसे लगा लो, बाई ऑप्शन लगा लीजिए, या तो आप इसको बाई ऑप्शन लगा लीजिए, या फिर आप कैसे एक्स मान के लगा लीजिए। कैसे लगा लीजिए, एक्स मानकर लगा लीजिए। दोनों तरीके आप देख लीजिए। एक्स मानकर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वर्तमान इनकी, ये जो एज दी गई है, ये एज इनकी कैसी है, वर्तमान। कैसी है इनकी एज, ये है इनकी वर्तमान एज। तो जरा देखो वर्तमान क्या बन रहा है, 40, और चलो हम बटे कर देते हैं 60, क्योंकि हितेश पहले है तो हितेश की 40 हमने पहले लिखी, और बाद में रोनी है तो रोनी की नीचे लिखी। कितने वर्ष पहले, तो आप कह दो ना कि x वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात कितना था, 3/5 था। ठीक है ना, हमने मान लिया कि x वर्ष पहले उनकी एज का अनुपात कितना था, 3:5 था। अब जब आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मान, देख लीजिए, मान आ जाएगा आपका 5 × 20, 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। ये हो जाएगा, x एक तरफ कर लीजिए तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, ये उधर जाएगा तो 2x प्लस का हो जाएगा, वो तो घट ही जाएगा, 180 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना रहा होगा, 3:5 रहा होगा। ये हो रहा होगा कितने साल पहले, 10 साल पहले, बाद में नहीं, 10 साल पहले। क्लियर है ये बात। लेकिन क्या इतना हमें करने की जरूरत है इतने छोटे से सवाल में? जब इस छोटे से सवाल में हम इतना करेंगे तो सोचो कोई बड़ा सवाल आएगा तो हम कितना टाइम वेस्ट करेंगे वहां पर। आपको ऐसे में कुछ नहीं करना होता है। 40 और 60 वर्तमान है, ये रही 40 और नीचे रही 60। अब आप इनको अनुपात को आपको कितना बनाना है, 3:5। देखिए यहां 3:5 बनेगा नहीं, तो आप यहां पर कुछ ऐसा घटाओ। अगर हम 5 घटाते तो कितना बनेगा, 35। कितना बनेगा, रख रख के देख लो। अगर हम 5 घटाते हैं तो ये 35 हो जाएगा, और 35 में 3 से कटेगा नहीं बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे 3 आ जाए। मतलब अगर हम 20 घटाते हैं तो ये 20 आ जाएगा, और 20 किसी से भी नहीं कटेगा कि यहां पर 3 आ जाए। 10 घटाते हैं तो 30 आएगा। अगर यहां पर हम 10 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, इसका मान आएगा 30, और यहां भी 10 माइनस करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 50। तब आप देखोगे कि आपको वैल्यू जो मिलेगी वो 30/50 मिलेगी, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 3:5। तो हम ऑप्शन से तुरंत रख के देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या आंसर हमारा होगा। कोई जरूरत नहीं पड़ती इतना सारा लगाने की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक ही संख्या n है, दूसरी n+1, तीसरी n+2, n+3, n+4 और n+5 का औसत ज्ञात कीजिए। इनका हमें क्या निकालना है, औसत। औसत के लिए आपको पता होता है और सभी को पता होना चाहिए, औसत क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग, और जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दीजिए बटे उनकी संख्या, बटे उनकी संख्या। ये होता है किन्हीं दी हुई संख्याओं का औसत। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब संख्याएं क्या है आपको पता है, ये लिख लीजिए। तो संख्याएं हैं n + n+1 + n+2 + n+3 + n+4, और भी है क्या, हाँ, n+5, और डिवाइडेड बाई, अब संख्याएं जरा देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6, बराबर n कितने हुए, तो n ऑब्वियसली 6 होंगे, तो 6n प्लस ये कितनी बन रही है, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो कितने बन रहे हैं, 15, और पूरे के बटे क्या आएगा, 6। सही है ना। अब आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आप 6 को अगर अलग अलग, क्योंकि ऑप्शन ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 6 को सेपरेटली इसके बटे कर देंगे, यानी 6/6 कर देंगे, प्लस 15 भी हम क्या कर देंगे, 6। तो हमें मान मिल जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, n प्लस, और 6 का यहां पर करेंगे तो कितना आएगा, यहां आएगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 15, तो 5/2, तो n + 5/2 हमारा मान आ जाएगा, और कहीं पर दिया है n + 5/2। ठीक है ना, तो कुछ था ही नहीं, बस यहां पर मान ना दे करके उसने वैल्यू को किस में दिया था, संख्याओं को n में दिया था, तो ताकि हम लोग डर जाएं और लगाए ना, इसको छोड़ दें, लेकिन है कुछ नहीं उसमें। ठीक है, आगे देखिए। अब ये सिंपल है, देखिए इस वाले सेट में हमने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रखे हैं,
मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन अब इसके बाद वाला लाएंगे वो इससे थोड़ा सा अप लेवल का लाएंगे। तो क्वेश्चन हर तरह के हम लोगों को करने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ टफ क्वेश्चन कर लें या सिर्फ सिंपल सिंपल कर लें, हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें सिंपल क्वेश्चन आपको भी आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है। तो क्या कर लें हम, या तो ऑप्शन से कर लो या तो इसमें कुछ है नहीं तो आप एक्स ही मान लो। किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर, और उसका 2/4 के बीच का अंतर, तो 2/4 कितना होता है 2/4x, है ना, यही तो होगा। किसी संख्या का 2/4 क्या होगा, यही होगा, और अंतर कितना है 60 है ना। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, 1/2 हो जाएगा। तो क्या लिखें दोबारा हम, x माइनस x/2 बराबर 60। अब यहीं से चाहो तो यहीं से देख लो, हम x में उसी का आधा घटाएं और हमें मान कितना मिल जाए, 60 मिल जाए। हम x का कितना मान रखें कि उसमें उसका आधा घटाएं तो हमें 60 मिल जाए। तो x 120 अगर हम मानते हैं, उसमें उसका आधा यानी 60 घटाते हैं तो मान कितना आ जाएगा 60। नहीं तो यहां तो हमारा बना बनाया ही कितना 2x माइनस x बराबर 120। तो यहां पर कितना हो जाएगा x बराबर 60, ठीक है। x बराबर 120 कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, x बराबर 120, ठीक है ना। कुछ था ही नहीं उसमें, आगे बढ़ते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखिए, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 है, ठीक है। ये सवाल अच्छा है। क्या कह रहा है, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत, देखिए संख्याएं हमें दी नहीं है, मतलब संख्याएं कितनी है वो नहीं दी है, कुछ संख्याएं हैं जिनके एक समूह का औसत कितना है 14 है। तो कुछ संख्याओं का औसत, तो कुछ संख्याओं का औसत कितना दिया है, 14 दिया है। आगे कह रहा है कुछ संख्याओं के समूह का औसत 14 से घटकर कितना हो जाता है, 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। इसका औसत घटकर क्या होकर, घटकर और कितना रह जाता है, 11 रह जाता है जब क्या किया जाता है, जब उस एक संख्या किसको निकाल दिया जाता है, 35 को निकाल दिया जाता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना, 35 को निकाला जा रहा है, उसकी जगह पे कोई दूसरी संख्या नहीं जा रही है, मतलब जो पहले संख्याओं का ग्रुप होगा उससे एक संख्या कम ही हो जाएगी, 35 चली जाएगी। अच्छा ठीक, अब यहां पर इसको लगाने के भी दो तरीके हैं। पहला बेसिक तरीका है जो कि अच्छा है, देखिए हर सवाल के लिए अलग अलग हिसाब होता है, इसका बेसिक तरीका बहुत अच्छा है क्योंकि आपको संख्याएं ना तो पहले वाली दी है ना बाद वाली दी है। तो अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना, उससे भी बता देंगे, माना संख्याएं कितनी है, x हैं। अब देखो कैसे लगेगा, उसको समझिए कि है क्या एक्चुअल में। माना संख्याएं x हैं, अब अगर x संख्याएं हैं तो क्या कह रहा है कि अगर हम संख्याओं उनका औसत 14 है तो पहले ये बताइए इनका योग कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे औसत में संख्याओं का गुणा कर दो, तो ये योग निकल आया। ये कितनी संख्याओं का योग है, जो शुरू में संख्याएं थी उनका योग है ये योग कैसे निकला फिर से समझिए, जिसको ना समझ में आया हो। अगर औसत 14 है और एक संख्याएं हैं तो एक संख्याओं का योग आप अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। हम कहते हैं अगर दो संख्याएं हैं, दो का औसत 14 है तो उनका योग 14 दूना 28 हो जाता। बस उसी तरह से अगर एक संख्या है उनका औसत 14 है तो योग कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। इस योग में अब घटकर औसत कितना हो जाता है, 11 घटकर हो जाता है, तब संख्याएं कितनी रही होंगी आपको भी पता है। अगर एक संख्याएं थी तो एक संख्या चली गई और उसमें क्या हुआ, औसत कम हो गया 11, और इन्हीं का अंतर हमें दिया है कितना, 35। फिर से इस वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कह रहा है। कुछ संख्याएं थी यानी कि एक संख्याएं थी तो उनका योग 14x बन रहा था, और अगर एक संख्या चली जाती है तो संख्याएं कितनी बची, x माइनस 1 और इनका औसत कितना हो जाता है 11, तो 11 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये एक कम संख्या का योग है और ये पूरी संख्याओं का योग है। इनका अंतर कितना होना चाहिए, 35, क्योंकि यही तो गई है। ठीक है, अब आप लगा दीजिए, तो 14x माइनस x और सॉरी ये देखिए 14x और ये 11 इधर आएगा, माइनस 11x
और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 35। तो इससे ये घटेगा, कितना बचेगा 3x बराबर, और 11 उधर घटेगा तो कितना बचेगा 4 और 2 24। तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा 8, यानी 8 हमारा, यही हमारा क्या है आंसर है, 8 ही हमारा आंसर है। तो शुरू में संख्याएं कितनी रही होंगी 8 रही होंगी। आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि अगर हम x मानते हैं तो ये कैसे लगेगा। फिर देख लीजिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहो, ये टाइम थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन एक नई चीज सीखने को मिलेगी। कम से कम कुछ लोग तो इसको सीख ही लेंगे। क्या है, और ये हम पहले भी प्रतिशत में इस तरह का कराते आ रहे हैं, बस ये नए तरह का क्या था। देखो, कुछ संख्याओं का औसत 14 था, चलिए हम 14 मान लेते हैं, कुछ संख्याओं का औसत 14 था, घटकर जो औसत हो गया वो कितना हो गया 11 औसत हो गया। ठीक, और उसकी संख्या गई कौन सी है 35। अब देखो 35 गई है, कितनी ज्यादा गई है, आप ऐसे सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज सोचनी, हम तो चलो लिख रहे हैं, अपने दिमाग में ही सोचनी कितनी ज्यादा चलेगी। आप बोलोगे सर 14 जानी चाहिए थी, और कितनी ज्यादा चलेगी 35 से 14 घटाओ तो आपको मिलेगा 21। कितनी ज्यादा चलेगी 21 ज्यादा चलेगी। कितनी ज्यादा चलेगी ये 21। अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो, औसत 14 था, अगर एक संख्या 14 ही चली जाती तो क्या औसत 14 से घटता बढ़ता? आप कहोगे बिल्कुल नहीं घटता। चाहे जितनी संख्याएं हो, अगर एक संख्या उतनी चली जाए जितना उसका औसत है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज करो यहाँ कुछ संख्याएं थी, उनका औसत 14 था, और एक संख्या अगर 14 ही चली जाती तो 14 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या ज्यादा चलेगी तो फर्क पड़ेगा। कितनी चलेगी 35, तो अब वो कितना ज्यादा लेके गई है, तो आप देखोगे कि अपने साथ वो 21 ज्यादा लेके चली गई। कितना ज्यादा लेके चलेगी 21। इस 21 की वजह से औसत में कितने का फर्क पड़ा है 3 का। तो 3 का आप यहां पर लगा दीजिए भाग। ये 3 का जब भाग लगाएंगे तो मान कितना आएगा 7। हमें एक बात बताओ, ये 3 जो औसत कम हुआ है, ये कितनी संख्याओं का हुआ होगा? जो बची हैं उन्हीं का तो हुआ होगा। जो संख्याएं बची हैं उन्हीं का तो कम हुआ होगा। यानी ये जो संख्या गई है, ये उनका कितना हिस्सा लेके गई होगी 21 लेके गई होगी। तो 21 में अगर हम बटे 3 औसत का कर देते हैं तो मतलब संख्याएं जो बची हैं वो कितनी बची हैं 7। और एक ही, और क्योंकि मूल संख्या पूछ रहा है ना पहले कितनी थी, तो 7 और एक और हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारी कितनी संख्याएं पहले थी 8। ठीक है, तो आई होप अगर आप इसको समझोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, नहीं तो अपना बेसिक वाला तो बना बनाया है ही। ठीक है, अब इस पे हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, किसी में पूछा जा सकता है। ये मत सोचिए कि ये लाभ हानि का है और आपके में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। देखिए मूल्य होते हैं 3 तरह के, एक तो हो गया आपका कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय, और एक हो गया आपका अंकित, है ना, ये मूल्य होते हैं। एक हो गया अंकित, जिसे आप क्या कहते हो एमआरपी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। वो कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। पहले तो हम पहले भी बताते रहे 25% का मतलब क्या होता है, 1/, कहां लिख दें 1/4। 25% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। आप 25 और बटे 100 करोगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना, तो 25 एकन 25, 25 से कुछ 100, तो मान कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, उसमें भी 4 क्या है ये बताओ। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 25% का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब अगर 4 उसका मूल्य है तो उसने बढ़ाया कितना है 1 बढ़ाया है। अगर 4 उसका मूल्य है तो उसने बढ़ाया कितना 1। 25% वृद्धि का मतलब यही होता है, जो चीज 4 थी उसको 1 बढ़ा दिया, यानी कि 5 कर दिया। अब देखो 25 पर एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। अगर वो 4 रुपए की लाया है तो 25% बढ़ाकर उसने कितने की कर दी होगी 5 रुपए की। आप चाहो तो यहां पर 100 लिख सकते हो, और 100 के बाद यहां अगर 100 आप लिखना चाहते हो, सपोज करो यहां 100 लिखते हो तो यहां वाला कितना हो जाएगा 125, है ना। अब मूल्य से 25% ज्यादा मतलब 125, काटोगे 25 से 25 को 100, 25 पंचे 125, बात वही है, बस अगर दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। तो भिन्न इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, हम कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि छूट हमेशा कहां दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है। किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो छूट कहां दे रहा होगा यहां पर, और 4% का मतलब क्या होता है 4/100 क्या होता है 4/100, तो 1/25। ये बात समझ में आई ना।
देखो 4% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/25 है ना। जब 4/100 करेंगे तो 4 एकम 4, 25 बार जाएगा। तो अब क्या है, अंकित मूल्य पर 25% या 4% की छूट देता है। तो मतलब अगर 25 अंकित मूल्य था, ये नीचे वाला तो अंकित मूल्य होगा ना, ये तो हम सब बता ही चुके हैं, तुलना जिससे करते हैं वो नीचे होता है। तो अंकित मूल्य पर, तो ये है अंकित मूल्य, उस पर छूट कितने की दे रहा है, 1 रुपए की वो छूट दे रहा है। तो यानी कि वो बिक्री कितने की कर रहा होगा, 24 की, है ना। थोड़ा सा लगेगा ऐसा क्वेश्चन है ये, मतलब हम ऐसे लगवा चुके हैं, तो ये बहुत ही लगाने का इसका सिंपल तरीका है। अब सोच के देखो, परसेंट अगर कहीं 37 से 1/2 होता और ये इसके अलावा 16 से 2/3 होता, तो फिर ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसलिए इसी को सीखो, इस तरह के क्वेश्चन में कोई दूसरा तरीका प्रॉब्लम कर जाएगा। अब फिर से समझिए, वो अपने मूल पर 25% अधिक अंकित करता है, तो 4 की जगह कितने करता होगा, 5 रुपए। ठीक, अब वो छूट भी दे रहा है, दुकानदार चालाक है, अंकित ज्यादा कर दिया और छूट भी दे रहा है। और छूट कितने की दे रहा है, 4% की। तो 4% छूट का मतलब क्या है, अगर 25 रुपए पड़े होंगे तो वो कितने की बेचेगा, कितने की बेचेगा, वो 24 की बेचेगा। या ये कहें ये 100 वाली है तो ये 96 हो जाएगी। 4% छूट का मतलब यही तो होगा, अगर ये 100 है तो ये 96 आएगा, यही। ठीक है, अब देखो तो क्या पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा, वास्तविक लाभ कितना होगा। और वास्तविक लाभ कहां से देखा जाएगा, क्रय मूल्य से, और किस पे देखा जाएगा, विक्रय मूल्य पे। तो चलिए पहले देखते हैं। देखो क्रय का साथ क्रय का विक्रय के साथ कोई रिलेशन यहां बैठ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय का रिलेशन है अंकित के साथ और अंकित का रिलेशन है क्रय के साथ। हम अंकित मूल्य तो बराबर होना चाहिए ना, तो अंकित मूल्य यहां 25 है, तो हम इधर कितने का गुणा कर सकते हैं, 5 का। इसको भी 25 बना लो। जब यहां 5 करोगे तो क्योंकि इसके इक्विवेलेंट में क्या है, ये है, तो यहां भी आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब क्रय मूल्य हो गया 20, विक्रय मूल्य हो गया 24 और अंकित मूल्य हो गया 25। ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है, तो आप लिखो लाभ बराबर कितने का लाभ हो रहा है, आप कहोगे 4 का लाभ हो रहा है। लाभ हानि किस पे देखी जाती है, क्रय मूल्य पे। कितने प्रतिशत है, 100 का गुणा करो। जब इसको आप गुणा करोगे तो कितने परसेंट आ जाएगा लाभ, 20% का लाभ इस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किसी परीक्षा में 77%, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में कैसे हुए, पास हुए। ठीक है, और 34% विद्यार्थी गणित में, देखो इस बार पास नहीं हुए, फेल हुए हैं। और 13% जो विद्यार्थी वो दोनों विषयों में ये भी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और हमसे संख्या दे रही है, यदि 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में कैसे पास हुए हों तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, आप पढ़ते रहना, लगाना शुरू करते हैं और आपको यही समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, हो गया। अब देखिए, और इसको इसी तरह से लगाते हैं, सबसे आसानी से लग जाता है। ये है इंग्लिश वाले, ये कौन है, ये है इंग्लिश वाले। और ये कौन से हैं, ये हैं मैथ वाले। कौन से हैं ये है मैथ वाले। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में फेल की बात कर रहा है तो जरा हम फेल लिख लेते हैं। हम इस सर्कल में जो डाटा डालेंगे वो डाटा किसका डालेंगे, फेल का। अब बताओ, किसी परीक्षा में 77% अगर पास होते हैं यानी इंग्लिश में, तो उसमें फेल कितने होते होंगे। अगर 77 पास होते हैं तो फेल कितने होते होंगे, आप कहोगे 23% जो होंगे वो क्या होते होंगे, फेल होते होंगे। 23% क्या होते होंगे, फेल। सही है ना, इतना 77 पास होते हैं तो उस विषय में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अब देखिए, और गणित में तो वो फेल ही बता रहा है, और कितने बता रहा है, 34। ये क्या हुए, ये भी क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, और दोनों में फेल भी उसने बता दी, कितने, 13% हैं जो दोनों में फेल हुए। तो कुल अगर हम फेल निकालें, अगर हम कुल फेल निकालें तो कितना हो जाएगा। अब ये देखो, आप ये सर्कल हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में। इसमें क्या होता है, ये जो 13 है ये किसका हिस्सा है, ये 13 इंग्लिश वाले का भी हिस्सा है, और ये 13 किसका है, मैथ वाले का भी हिस्सा है। मतलब ये 13 इधर भी जुड़े हैं और ये 13 इधर भी जुड़े हैं। तो हम इसके रियल वाले अगर हम बात करें, केवल अंग्रेजी वाले कितने हो जाएंगे, तो आपको भी पता है इससे 13 माइनस हो जाएगा और कितने बचेंगे, ये बचेंगे 10। ये कौन है, केवल, किसमें, केवल इंग्लिश में क्या है, फेल।
फेल। केवल गणित में फेल कितने आ जाएंगे बताओ। अब 34 से घटा दीजिए 13 तो कितना बचेगा, 1 और 2 21। सही है ना, 21 हो जाएंगे केवल गणित में फेल। 21 हो जाएंगे केवल गणित में फेल। ठीक है, सही है। 4 और 2 21। कुल फेल कितने हो जाएंगे, 10 यहां थे, 10 13 दोनों में है और 21 किस में है, मैथ में है। तो कुल फेल कितने हो गए, 3 1 4 और 2 1 3 1 4, 44% हो गए कुल फेल। ठीक है, मतलब जितने भी विद्यार्थी थे उसमें से फेल फेल अगर हम निकालें तो कितने हो गए, 44%। ये कुल फेल हो गए, कुल फेल। तो अब यहीं से बताओ कुल पास कितने हो जाएंगे, कुल पास तो आप कहोगे 100 से और 44 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 56% पास होंगे। आपको संख्या किसकी दी है, 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में पास का मतलब कुल पास। तो हम कह सकते हैं 56 का मान किसके बराबर कर देंगे बताइए, 784 के। तो 1 बराबर बटे 56। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उम्मीदवारों की कुल संख्या, और वो हमेशा कितनी रहेगी, 100, क्योंकि 100 पे सब चल रहा है। तो अब आप इसको काट दीजिए, किससे काटेंगे, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 112 और ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चक्कू 32। तो कितना हो जाएगा, ये 1400। तो कितना मान आ जाएगा, यहां पर लिख दें, मान आ जाएगा 1400। ठीक है, तो जो कुल उम्मीदवार थे, सॉरी कुल छात्र थे परीक्षा में शामिल होने वाले, वो कितने रहे होंगे, 1400। फिर इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो समझ लीजिए इसको। कह रहा किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, तो अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में फेल हुए। एक में पास दे रहा है, एक में फेल दे रहा है, या तो हम पास पास निकाल लें या तो फेल फेल निकाल लें। लेकिन समस्या क्रिएट वहां पर हो जाएगी क्योंकि दोनों में भी डेटा दे रहा है और वो किसका दे रहा है, पास का नहीं दे रहा है, फेल का दे रहा है। अगर यहां पर दोनों में पास का देते तो हम गणित को किस में कन्वर्ट कर लेते, पास में। लेकिन क्योंकि दोनों में फेल हमें बता रहा है तो हम इस वाले जो 77 पास दिखा रहा है इसमें फेल वाले अलग कर लेंगे, और वो फेल वाले कितने अलग हो जाएंगे, 23 अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो फेल वाले कितने अलग हो जाएंगे, वो फेल वाले हो जाएंगे 23 अलग। अच्छा, 23 अलग हो जाएंगे। अब क्या हुआ, तो ये हो गए 23 इंग्लिश में फेल, और 34 तो पहले से बता रहा किस में फेल थे, मैथ में फेल थे, और 13 किस में थे, दोनों में फेल थे। तो केवल फेल वाले हम अगर अलग करें तो कैसे होगा, तो या तो आप क्या करो, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ के और 13 को घटा दीजिए, या तो ऐसा कीजिए 23 को और 34 को जोड़ के 13 घटा दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो केवल इंग्लिश में फेल, भाई 23 पूरे में है, पूरा गोला 23 का है, 13 शामिल है, 13 हटा दीजिए 10, यहाँ 34 से 13 हटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 21 और 13। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 44। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 23 को और 34 को जोड़ दो, 23 और प्लस 34 जोड़ दिया, 7 और 3 2 5, 57, और 57 से फिर से कितना घटा दो, 13, तो मान कितना आ जाएगा आपका, 44। अब 44% वो हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए। ठीक है, तो पास वाले कितने आ जाएंगे, 44 घटाओगे 100 से कितने हो जाएंगे, 56। और आपको संख्या किसकी दी है, पास होने वालों की, तो 56 को बराबर कर दीजिए 784 के, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, 100 का मान मिल जाएगा, और वो कितना आएगा, 1400। अब हमें बिल्कुल उम्मीद है कि एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये चीज समझ में ना आई हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिया है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो कर लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √3, इतना हो जाएगा। ये मान हो गया इसका केवल। दूसरा माइनस चिन्ह लगा है, इधर देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और v। ठीक है, अब इनको आप कर दीजिए, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
√5 का स्क्वायर करेंगे, हम कई बार बता चुके हैं, अगर √5 का स्क्वायर करते हो तो उसका मान 5 आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि रूट का मान होता है 1/2 घात, 2 से 2 कट जाता है तो मान 5 आ जाता है। तो 5 + 3 + 2, और देखिए एक चीज होती है, अगर कहीं √m × √n लिखा हो तो हम लिख सकते हैं √m × n, अंदर उसको कर लेंगे एक ही रूट में, तो इसको भी कर लेते हैं। तो रूट कितना हो जाएगा 15 माइनस, अंदर चला दे माइनस, क्या अभी चला देते हैं, 5 का 5 माइनस हो गया, ये माइनस है, ये भी माइनस का हो जाएगा 3, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 रूट कितना 15। अब देखो 5 3 5 3 बचा कितना 2 ये 4 और रूट कितने 15, तो यही हमारा माना जाएगा 4√15। ठीक है, कोई दिक्कत? सिर्फ हम लोगों को फॉर्मूला को ओपन करना था। अगला देखिए, अगला है यदि क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात, कितना सिंपल है, क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात कितना दिया है 5, तो यहां 5 क्या है क्रय है और 6 क्या है बताइए विक्रय है, 6 क्या है विक्रय है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, आप बताइए कोई चीज 5 में खरीदी गई और 6 में बेची गई, ये है क्रय, ये है विक्रय, तो लाभ कितने का हुआ है आप भी जानते हैं, लाभ कितने का हो रहा है, आप कहोगे 1 रुपए का हो रहा है। लाभ देगा किस पे जाएगा, क्रय पे, 5 प्रतिशत में क्या करेंगे 100 का गुणा, कितना आ जाएगा 20% का लाभ। ठीक है ना, बच्चों वाला था। अगला देखिए, यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है, किसी संख्या के 1/3 प्लस 1/5 का योग कितना है 64 है, तो वह संख्या होगी, क्या होगी संख्या 15, और ऊपर कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 64। तो ये किसका मान दिया है 8 का मान दिया है। कितनी बार, जब 8 बराबर है 64, 1 बराबर 8 तो 15 बराबर 120, तो मान कितना आ जाएगा 120। ठीक है, छोटी सी है, आप संख्या मानना चाहते हो तो x मान लो यहां पर, अगर आपको दिल कर रहा है तो x 1/3x प्लस 1 किसी संख्या के 1/3 1/5 है ना, तो x बटे ऐसे x 1/3 प्लस x × 1/5 बराबर कर दोगे 64 के, वही आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 64। यहां से किसका मान आ जाएगा बताइए x का। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सवाल दिया है √625 × ³ का मान बताना है हमें, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेना, यहाँ लिखा नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है, हमें क्या लेना वर्गमूल, कितना आ जाएगा 625 का 25, ³ 729 का कितना आएगा, और वो भी गुणे में है 9 का घन कितना होता है 729 होता है, 25 नेमा 225 है ना। हमने कहा था कुछ यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है, ये हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाँ ये देखिए अच्छा सवाल है, क्या है 0.47777 ऐसे करके दिया, आपको इसे साधारण भिन्न में बदलना है। आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं पर दिया है 0.3 और इसके ऊपर 3 ऐसे दिया है और इनफाइनाइट तक दिया है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.3 के ऊपर क्या लगाते हैं बार, फिर इसको कैसे करते हैं सिर्फ 3/9 कर देते हैं, जितने के ऊपर ये बार लगा होता है उतने ही 9 आप जितने अंकों के ऊपर उतने 9 नीचे रखते हैं, 1 लगा है तो 1 रखेंगे, तो इसका मान आपको मिल जाएगा कितना 1/3, आप इसका भाग दीजिए और आपको मान यही प्राप्त होगा। ये हम पहले देख चुके हैं। तो अब यहां पर क्या करना है, यहां अलग है, यहां पर 0.4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ये किसका रिपीटिशन हो रहा है 7 का, तो हम करेंगे 7 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, तो ये प्राप्त हुआ, जिसपे 4 पे नहीं है 7 पे है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, हालांकि इन चीजों को हम डिटेल में इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर आप देख लीजिए, जब ऐसी कंडीशन हो, क्योंकि ये दोनों पे तो लगा नहीं है, दोनों पे तो लगा नहीं है, तो क्या करेंगे 47 - 4 डिवाइडेड बाई, और एक तो 9 रहेगा इसका वाला, और इसका वाला क्या रहेगा 0 है ना, इसका वाला 9 और एक इसका वाला 0, जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0, और जिसके ऊपर ये लगा है रिपीटिशन तो उसके लिए क्या हो जाएगा 9। अब आप इसको करेंगे तो 43 आएगा, 43/90, ये ही आपका मान हो जाएगा 43/90। क्लियर है, बाकी बहुत अच्छी चीज है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसके 3-4 तरीके होते हैं, एक जिसमें पहले कुछ लिखा होता है 2.05 और इसको अगर ऐसे लगा दिया जाए तो इसका मान क्या होगा भिन्न में, तो इनके अलग अलग नियम होते हैं, बाकी इनकी डिटेल्स जो होती है वो हम इनके पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए,
0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? तो पहले इसको लिख लेते हैं। 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? तो ये बड़ी है ना, ये बड़ी है। इसको बराबर करके हम क्या लिख सकते हैं? 127 और डिवाइडेड बाई 1000 कर सकते हैं ना। ये 1 दशमलव है तो इधर 3 अंक 0 कर सकते हैं। और ये इससे बड़ी है तो -1/8 हो सकता है ना, क्योंकि ये इससे बड़ी है। कितनी बड़ी यही पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है, 1000 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 127 माइनस 8 का कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 125 बार। कितनी बार जाएगा? 125। तो मान ऊपर कितना आ जाएगा? 127 से 125 गए 2/1000। तो मान कितना हो जाएगा? 1/500। तो इसका जो ये संख्या में अंतर है दोनों में, वो कितने का है? 1/500। ये सवाल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यही सवाल लोगों से छूट जाता है। तो इसीलिए हमने छोटे सवाल को भी रखा है कि कम से कम छोटे अगर आते हैं तो वो आपसे छूटे ना। बाकी टफ क्वेश्चन तो हम लोग करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ऐसे लगेगा इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन, हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, 1/√9 दिया है और -√8 दिया है और इज इक्वल टू दिया है x। तो x का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है हम कहते हैं इसके नीचे वाला जो भी संख्या है उसका आप ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर दीजिए। क्यों करते हैं? तो हम आपको बताते रहते हैं कि नीचे की संख्या को हटाते हैं, उसको सरल करने की कोशिश करते हैं। और ये संख्या ऐसे फॉर्म में दी होती है कि आराम से हमारा a-b यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो देखो अब a-b कैसे बनेगा? 1/√9 -√8। अब इसके कंजुगेट का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √9 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा? +√8 और नीचे भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √9 और प्लस कितना? √8। तो देखो यहां पर क्या बन गया? a-b और यहाँ क्या बन गया? a+b। और आपको पता है a² - b² बराबर क्या होता है? a+b एक जगह और a-b दूसरी है, दोनों गुणा में। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? +√8 और बटे a-b तो a² - b² होगा। a² का मान कितना है? अगर √9 इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 ही हो जाएगा, अभी बता चुके पीछे। और √8 का करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। तो इसका मान अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 1। और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 और प्लस और 2, 8 में 4 होगा। भाई 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 4 में गुणे 2। तो 4 का तो वर्गमूल आ सकता है और कितना आएगा? 2, और 2 अंदर छोड़ दीजिए और बटे में 1 चल रहा है तो उसको रहने दीजिए। तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 3 + 2√2। 3 + 2√2 यही हो जाए। ठीक है, अगला देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 15 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे और इतने सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपके 5 क्वेश्चन ही आने। तो एक टाइम पे मान के चलिए 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ हो रहे हैं। एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग। ठीक है, देखिए चलो इसको लगाते हैं। एक पार्क में मोरों की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। ठीक है, चलिए यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोश जितनी होती, पार्क में मोर और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है? आप बेहतर होगा आप जैसा वो कहे वैसा आप मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। क्योंकि जब कोई समीकरण ऐसा बनता है जो आराम से हल हो सकता है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो तो आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग, तो हमने मान लिए मोर हैं कितने? m और खरगोश हैं k। ठीक है, मोर हैं m, खरगोश हैं k। अब जैसा वो कहता जाए वैसा करते जाइए। क्या कहा? एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग, तो किसका वर्ग? m², मोर की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? मोर। मोरों की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या की वर्ग से 56 ज्यादा है, ये ज्यादा है 56। तो या तो आप इसी तरफ 56 जोड़ दीजिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी यहां नहीं जुड़ेगा 56 यहां नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्यादा है 56, ये तो ऑलरेडी 56 ज्यादा है। तो आप इधर 56 को क्या करिए? जोड़ दीजिए, है ना, इधर 56 को ठीक है, इधर 56 को जोड़ दीजिए आप। ठीक है,
अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा क्या है, तो मोरों की संख्या खरगोश इतनी होती है। अच्छा दूसरा क्या है, यदि 4 खरगोश अधिक होते तो खरगोश कितने अधिक होते, k+4। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों जितनी होती, तो फिर ये संख्या किसके बराबर हो जाती, मोर के बराबर हो जाती। यदि 4 खरगोश और ज्यादा होते तो ये मोरों के बराबर हो जाते। ये इक्वेशन दो। अब आप m का मान इसमें रख दीजिए, आपका मान लग जाएगा। m का मान यहां रख दें तो कैसे रखेंगे, यहां पर बताइए, k+4 रख दीजिए। तो इधर कर दें, देखिए k+4 का वर्ग प्लस k² प्लस 56। तो ये क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू क्या 4 इंटू k। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, सही है, बराबर कितना चल रहा था, k² प्लस 56। इधर देखिए k² से k² कट गया है ना, k² से k² कट गया, ये कितना आया 16 प्लस 4 दूनी 8 k बराबर 56। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40 और 8 का भाग लग जाएगा, k का मान आ जाएगा 5। k का मान कितना आ जाएगा 5। पूछ क्या रहा है, तो कुल कितने हैं, तो देखिए 5 हैं। तो अगर k बराबर 5 है, यदि k बराबर 5 है तो m बराबर क्या हो जाएगा 5 में धन 4 है ना, m बराबर क्या हो जाएगा 5 में धन 4, तो कितना हो जाएगा 9। तो कुल संख्या आप किसकी, m बराबर कितनी आ गई 9 आ गई, k बराबर कितनी आई थी 5 आई थी। तो दोनों का योग पूछ रहा है, 9 5 14। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका तरीका है जो इसको लगाया जा सकता है आराम से। ठीक है, चलिए तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए प्रैक्टिस के। आगे आने वाली प्रैक्टिस को और बेहतर किया जाएगा आपके लिए। आप अपनी प्रैक्टिस को घर पे भी जारी रखिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। जो सब्जेक्ट्स आपके अदर हैं उनको भी पूरी तैयारी से उसमें भी पूरी तैयारी में कोई कोताही मत बरतिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सभी पोर्शन को अच्छे से करना है, तभी हमारा 85-90 स्कोर बन सकता है। अगर हम किसी भी पोर्शन को छोड़ के चलते हैं या ये मान लेते हैं चलो ये हमें नहीं आता, हम इसको तो देख लेंगे दूसरे में बना लेंगे, तो किसी भी पोर्शन में आप ज्यादा नंबर नहीं ला सकते। 5 का है तो 5 ही आएंगे, उसमें तो 8 आ नहीं जाएंगे। तो इसीलिए सभी पोर्शन को इक्वली मेहनत कीजिए और उनको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बेहतर है, आइडिया ना मिल रहा हो तो प्रीवियस पेपर उठाइए, चाहे आप पेट के उठाओ या UPSSC ने एग्जाम कराए हैं उनको उठाइए, वहां से आपको अंदाजा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को करिए। ठीक है, बाकी हम समय समय पर आपको जितना हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करते रहेंगे। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।